हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 9 अप्रैल 2023 को होने वाला है। तो उसके लिए कुछ लूसेंट और एनसीईआरटी का निचोड़ जो कि है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है और इसी से संबंधित यहाँ पर 60 MCQs दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो पिछली वीडियो थी, मैंने जो आपकी ज्योग्राफी से डाली थी, तो उसमें बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप ये कौन से बुक से MCQs करवा रही हो। तो ये हमारी एक टारगेट बुकलेट है जो कि आपको किसी भी अपने नियरेस्ट शॉप में मिल जाएगी जहाँ से आप बुक्स वगैरह खरीदते हो। तो वहाँ पर इसमें 2200 प्लस क्वेश्चंस का यहाँ पर संग्रह दिया गया है, जो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि UKPSC से भी पूछ जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी जब प्रीवियस वीडियो जियोग्राफी वाली करवाई तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को मिले जो कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में और अदर एग्जाम में UKPSC ने दिए हुए थे। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड जीके और हिंदी वाला पोर्शन तो हमारा तब भी इजी रहता है, लेकिन हमारा जो लूसेंट जीके है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। इसीलिए मैं आजकल जो सीरीज ला रही हूँ वो सिर्फ लूसेंट NCERT बेस्ड क्वेश्चंस की है। तो ये ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें राइट आंसर होगा, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का एक तरह से समन्वय क्या होता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ, जिनको कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। मतलब कि क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ना ही हमारे देश में कोई सामान आएगा और ना ही हमारे देश से बाहर बिकने के लिए कोई सामान जाएगा। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल पूरी तरह से बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका था। तो देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जिनको कहा जाता है एडम स्मिथ, इसका राइट आंसर होगा। इनका ही यह कथन था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण कौन सा है। देखो, निजी स्वामित्व। जब हमारे पास खुद का निजी स्वामित्व होगा तो उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य लक्षण का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। तो देखिए, जो हमारी इकोनॉमी है वो पहली बात तो कृषि प्रधान है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है उद्योग प्रधान, तो कृषि प्रधान है ना, तो उद्योग प्रधान नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, न्यून है। वृहद बेरोजगारी, तो मतलब इसका मतलब है कि वृहद बेरोजगारी मतलब बहुत सारी बेरोजगारी है भारत देश में। तो देखिए, 1, 3 और 4 तीनों ही बिल्कुल सही कथन है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड जो इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है। देखिए, 2 सेक्टर्स होते हैं, 2 फील्ड्स होते हैं, जैसे कि प्राइवेट, एक हो गया प्राइवेट और एक हो गया गवर्नमेंट। और जब क्या होता है, इन दोनों का ही अस्तित्व होता है, साथ में अस्तित्व होता है, तो उसी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व राइट आंसर होगा। तो देखिए, अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय। तो नेशनल आय जो है हमारी, उससे हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो हमारे देश के दिल्ली जो है उसमें औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है। यह प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, GDP। अब GDP में से मूल्यह्रास मतलब जितना भी हानि हुई होगी, ह्रास हुआ होगा, खर्च हुआ होगा, तो इसमें से अगर हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमारे पास जो आएगा निकलकर उसको NDP कहा जाएगा। NDP मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण यह है कि कीमतों की तुलना में मजदूरी क्या है,
कम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा 2011-12। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या कौन सी है? तो यह प्रमुख समस्या जो है वो असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, तो जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं भारत की, तो नेशनल हमारी जो इनकम है उसकी गणना कब नहीं हो पाती? जब असंगठित क्षेत्र, ठीक है, असंगठित क्षेत्रों के कारण हम एक्यूरेट गणना नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी पूछ सकता है। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनटीपी प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, एनएनपी विदेशी से प्राप्त शुद्ध कारक आय। क्वेश्चन नंबर 10 है, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र शामिल नहीं है? तो देखिए इन सभी ऑप्शन में से विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है व्यक्तिगत आय, प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो अगर हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सेवा क्षेत्र का अंश जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि जॉब का जो है वो भाग जो है वो बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहा जाता है? इस मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सकल घरेलू उत्पाद डिफिल्टर जीडीपी डिफिल्टर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है? तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर हमसे पूछा गया है कि यह किसके मध्य एक अनुपात है? तो राइट आंसर इसका है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच का। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा एक कारक लागत फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी के लिए सत्य है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट होगा, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस करेंगे हम अप्रत्यक्ष कर और उसमें जोड़ देंगे सब्सिडी को। क्वेश्चन नंबर 16 है, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत कर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18, एक सरल अर्थव्यवस्था में जहाँ सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है वहाँ राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यहाँ देखिए व्यय विधि से, उत्पादन विधि से और आय विधि इन सभी से क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऐसे में जब एक सरल अर्थव्यवस्था में बाह्य व्यापार और बचत नहीं करी जाती है। तो अब देखिए हमारे पास इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्थिक विकास एवं समृद्धि। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये क्या करते हैं? भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े को एकत्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है? किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना ही आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय पीढ़ी सेक्टर जनरेशन के आर्थिक सुधारों के भाग नहीं है? तो देखिए न्यायिक प्रणाली में सुधार जो होता है वो इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किसके साथ? स्फीति के साथ। स्फीति मतलब होता है वृद्धि या फिर किसी भी चीज़ में अधिकता। तो अगर आप मुद्रा स्फीति कहते हैं तो इसका मतलब कि मुद्रा में जो है बढ़ोतरी यानी कि महंगाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा
क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि देश में पूंजी निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जा सकता। तो देखिए, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को शामिल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो इन सभी में से प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का सबसे उपयुक्त मानक कौन सा है। तो देखिए, पीसीआई यानी कि प्रति व्यक्ति आय। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कि हमको मैचिंग करनी है, दोनों को सही मिलान करना है। अब देखिए, आर्थिक विकास का जो मिलान होगा वो किससे होगा, संरचनात्मक परिवर्तन से होगा। फिर उसके बाद आता है आर्थिक वृद्धि, इसका मिलान हम करेंगे सकल घरेलू उत्पाद से आर्थिक वृद्धि। संपोषित विकास से हमारा जो मैचिंग होगी वो होगी पर्यावरण से, तो ये संपोषित विकास है। जीवन की गुणवत्ता किससे आती है, हमारे स्वास्थ्य से आती है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ऑप्शन डी में आपको यह कोड सही लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट की बात की गई है, तो UNDP इसका राइट आंसर होगा। तो अब देखिए, हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इससे देखते हैं किस तरह के MCQ UKPSC द्वारा पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, आर्थिक नियोजन एक विषय है, यह किस सूची का विषय है। तो देखिए, आपकी 3 सूचियाँ होती है, राज्य, समवर्ती और संघ सूची। तो आर्थिक नियोजन करना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि इसके लिए निर्णय राज्य और संघ कोई भी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। तो यह हुई अप्रैल 1992 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर इन्वेस्टमेंट रेट कितना था। तो यह बचत दर से अधिक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा जो था, भोजन, काम और उत्पादकता, यह नारा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर जाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में समपोषी विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो राइट आंसर इसका होगा, यह अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समवृद्धि दर अधिकतम थी। दलहन और तिलहन में यह दर सबसे अधिक थी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2000 से 2002 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। संभावना से लगभग आधी हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। तो राइट आंसर इसका होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया है। तो पंचम पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें आत्मनिर्भरता पर, सेल्फ डिपेंडेंट पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऋण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। तो वह था तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा जनता पार्टी की सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचवर्षीय जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी।
तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर याद रखिएगा। वर्ष 1951 से 52 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? राइट आंसर होगा इसका सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, योजना अवकाश की अवधि संबंधित है, यह संबंधित है 1966 से 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 18 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई है? तो राइट आंसर इसका होगा संचार में। क्वेश्चन नंबर 19 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी? राइट आंसर इसका होगा निर्माण कार्य में। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया 1975 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य जो होता है वो चयनित आधारभूत उद्योगों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? तो 9% इसका लक्ष्य रखा गया था। अब हमारे पास आखिरी सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 2012 से लेकर 2017 तक। तो इस तरह से हमारे आज पूरे हुए हैं यूकेपीएससी द्वारा दिए जाने वाले एमसीक्यूज, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर विभिन्न टॉपिकों से हमने लिए। तो इसमें हमने सॉल्व करे 60+ एमसीक्यूज, जिसमें कि बेहद बेहद इम्पोर्टेंट है यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम 9 अप्रैल 2023 को आने वाले। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए इस तरह की वीडियो हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखनी है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।